नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट क्लासेस IQ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अरविंद आज आपके लिए कक्षा 12 की पॉलिटिकल साइंस की जो दूसरी किताब है उसका चैप्टर नंबर 1 लेकर आपके सामने आया हूँ। मैंने आपको पहली किताब का शीत युद्ध का दौर आपको बता चुका हूँ। अब मैं दूसरी किताब का पहला चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, चैलेंज ऑफ नेशनल बिल्ड। जब अपना देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, सभी के चेहरे पर एक खुशी की लहर थी, लेकिन हमारे सामने समस्याएं थी। अंग्रेज हमें छोड़कर चले गए, यानी अपने देश को आजाद कर चले गए, लेकिन हमारे सामने समस्याएं अभी भी थी। भारत के सामने क्या समस्याएं थी? राष्ट्र निर्माण, यानी भारत के सामने कौन कौन सी समस्याएं थी? अब तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां में मैं सर्वप्रथम शुरू करता हूं पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक भाषण के साथ। पंडित नेहरू का एक भाषण के साथ मैं इसकी शुरुआत करता हूं। पंडित नेहरू का भाषण। मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक भाषण के साथ एक शुरुआत करता हूं। भाषण का नाम था भाग्यवधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट। पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाषण का नाम था भाग्यवधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट। इंग्लिश में से कहते हैं ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, भाग्य के साथ वादा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का भाषण भाग्य के साथ चिर प्रतिष्ठित भेंट, इंग्लिश में कहते हैं ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। यह भाषण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब दिया था? तो 14 व 15 अगस्त की मध्य रात्रि को किसके सामने दिया? तो 14 व 15 अगस्त को मध्य रात्रि को संविधान सभा के समक्ष, संविधान निर्माण में जो सभा थी उनके समक्ष दिया था। तो संविधान सभा के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि 15 अगस्त के एक सवेरे के साथ हमारा देश आजाद रूप में स्वतंत्रता दिवस मनाए, यानी 15 अगस्त 1947 को हम अपने भारत को एक आजादी के रूप में देखेंगे। लेकिन हमारे सामने बहुत सी चुनौतियां हैं, हमारे सामने बहुत सी समस्याएं हैं। इस भाषण में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें जो भारत में जो पीछे स्वतंत्रता आंदोलन हुए उनका महत्व इस भाषण में बताया था, यानी स्वतंत्रता आंदोलन के महत्व को समझाया या महत्व को बताया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता आंदोलन को महत्व को बताया था। हम आजाद हो चुके हैं, लेकिन हमारे सामने समस्या है। हमें अब ठंडे दिमाग से भारत के राष्ट्र निर्माण को एक अलग सी मजबूती पैदा करनी है, मजबूत देश बनाना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, वो इस भाषण में संविधान सभा के समक्ष जो लोग बैठे थे उनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण भाग्यवधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट में बताया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के भाषण का क्या नाम था? तो भाग्यवधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट। अगर इंग्लिश में बात करें तो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। यह भाषण जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कब दिया गया? तो 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को संविधान सभा के समक्ष स्वतंत्रता आंदोलन के महत्व को इस भाषण में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समझाया था। भारत के सामने या राष्ट्र निर्माण के सामने, यानी भारत के निर्माण के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी? कौन कौन सी मुख्य रूप से चुनौतियां थी? तो विविधता में एकता स्थापित करना भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या थी। दूसरी बड़ी समस्या थी लोकतंत्र स्थापित करना, और सबसे महत्वपूर्ण समस्या थी विकास। इस देश का विकास अब कैसे होगा? तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां मैं पहले आपको बता चुका हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू का भाषण। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। अब मैं बात करता हूं प्रमुख चुनौतियों की। प्रमुख चुनौतियां, भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां कौन सी थी? तो एक नंबर चुनौती थी विविधता में एकता स्थापित करना। विविधता में
एकता स्थापित करना। दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र स्थापित करना। और तीसरी चुनौती थी विकास। कौन सी चुनौती थी? विकास। पहली चुनौती थी विविधता में एकता स्थापित करना। भारत में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। उन धर्मों को भाषाई आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर, जाति के आधार पर उन्हें एक करना होगा। आगे चलकर कोई इनमें से कोई समस्या पैदा ना करे, ऐसा सुझाव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में दिया था। इसे अपनी मेन चुनौती माना था कि विविधता में एकता स्थापित करना हमारे लिए सबसे काफी कठिन होगा। लोकतंत्र स्थापित करना। लोकतंत्र स्थापित करने में मुख्य कारण अशिक्षा का था, बेरोजगारी का था, गरीबी का था। जिस देश में शिक्षा नामात्र हो, अशिक्षा को थी उस टाइम, बेरोजगारी थी और गरीबी थी। लोगों को पता भी नहीं कि मतदान कैसे किया जाता है, चुनाव कैसे होंगे, ये लोगों को पता नहीं था। अपने प्रतिनिधि को कैसे चुनना है, अगर वो कार्य ना करे तो हमें क्या करना है, अगर वो कार्य करे तो हमें क्या करना है, इसके बारे में समझाना काफी कठिन था। विकास। इस देश का विकास कैसे होगा, विकास के लिए हमें क्या क्या कदम उठाने होंगे, इस विकास के बारे में हम जब चैप्टर 3 पढ़ेंगे तब आपको पंचवर्षीय योजनाएं जो नियोजन विकास है उसके बारे में आपको अच्छी तरह से मैं समझाऊंगा। तो मुख्य रूप से चुनौतियां थी विविधता में एकता स्थापित करना, लोकतंत्र स्थापित करना और विकास। विविधता में एकता स्थापित करना में भाषाई विविधता, जातीय विविधता, क्षेत्रीय विविधता, क्षेत्रीय विविधता, यानी इन तीनों का संयोजन या समावेश कैसे होगा, यह मुख्य चुनौती थी। लोकतंत्र में अशिक्षा, बेरोजगारी और गरीबी, यह प्रमुख चुनौती थी। और विकास की बात हम चैप्टर 3 में पंचवर्षीय योजना नियोजन विकास के साथ चैप्टर 3 में आपको अच्छी तरह से मैं समझाऊंगा। तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में ये 3 प्रमुख चुनौतियां थी। इन्हीं चुनौतियों के साथ एक चुनौती और थी, वो थी पाकिस्तान की। किसकी? पाकिस्तान की। वो आगे बताऊंगा, पहले इसका आप स्क्रीन छोड़ दें। विविधता में एकता स्थापित करना, लोकतंत्र, विकास। अब मैं बात करता हूं पाकिस्तान की। पाकिस्तान का विभाजन कैसे हुआ, भारत को तोड़कर किन लोगों ने भारत को तोड़ा और एक स्वतंत्र राज्य, एक स्वतंत्र देश, राष्ट्र पाकिस्तान के रूप में जाना जाता है वर्तमान में, उसका निर्माण कैसे हुआ। तो विभाजन, विस्थापन एवं पुनर्वास विस्थापन एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, पुनर्वास वहां जाकर स्थापित होना। विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास में मैं एक सिद्धांत की बात करता हूं, जिस सिद्धांत का नाम है द्विराष्ट्र सिद्धांत। द्विराष्ट्र सिद्धांत, यह द्विराष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था? यह दिया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने? जिन्ना ने। किसके माध्यम से यह सिद्धांत दिया था? तो मुस्लिम लीग के माध्यम से। मुस्लिम लीग के माध्यम से जिन्ना ने एक द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया। कब दिया? तो मुस्लिम लीग का अधिवेशन 1940 में हो रहा था, कराची अधिवेशन में। 1940 कराची अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में यह द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया गया। जिन्ना ने कहा कि जहां बहुसंख्यक मुसलमान है, वहां एक नया राष्ट्र दिया जाए, जिसे हम पाकिस्तान के नाम से संबोधित करेंगे। बहुसंख्यक, क्या मांग थी इसमें? बहुसंख्यक मुस्लिम क्षेत्र को एक स्वतंत्र राष्ट्र, जिसका नाम था पाकिस्तान,
स्वतंत्र राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। जिन्ना ने क्या कहा कि जहां पर मुसलमान ज्यादा रहते हैं उस क्षेत्र को हम पाकिस्तान के नाम से जानेंगे, हमें एक नया स्वतंत्र राष्ट्र चाहिए जिसका नाम क्या होगा, पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान, जिसका नाम क्या होगा, पाकिस्तान। तो यह सिद्धांत किसने दिया था, जिन्ना ने, जो मुस्लिम लीग से संबंधित है। 1940 में कराची अधिवेशन में यह द्विराष्ट्र सिद्धांत जिन्ना के द्वारा दिया गया, जिसमें जिन्ना ने कहा कि जहां बहुसंख्यक, जहां पर ज्यादा मुसलमान है, वो क्षेत्र क्या होगा, वो एक स्वतंत्र पाकिस्तान के रूप में जाना जाएगा। तो द्विराष्ट्र सिद्धांत, विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। पाकिस्तान को अलग करने में सबसे बड़ी योजना ब्रिटिश सरकार की थी। ब्रिटिश सरकार की एक योजना थी, फूट डालो और राज करो। ब्रिटिश सरकार अब भारत को स्वतंत्र करना चाहती थी, लेकिन उनके दिमाग में एक उपज चल रही थी कि हम इस भारत के बंटवारे करके जाएंगे, हम जो मुसलमान है उनको एक नया देश पाकिस्तान दिलाकर जाएंगे। सबसे बड़ी योजना इसकी ब्रिटिश सरकार की थी कि हम हिंदुस्तान को अब तोड़कर जाएंगे। तो पहले इसका आप स्क्रीन शॉट लो, उसके बारे में आपको पाकिस्तान के बारे में बताता हूं। अब मैं बात करता हूं विभाजन की प्रक्रिया, कि विभाजन की क्या प्रक्रिया थी। विभाजन की प्रक्रिया, विभाजन की प्रक्रिया में दो नाम, एक तो भारत, जैसे अंग्रेज कहते थे इंडिया, और दूसरा था पाकिस्तान, पाकिस्तान। ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की, ब्रिटिश सरकार की घोषणा, ब्रिटिश सरकार की घोषणा जिसे हम 3 जून की योजना, डिगवर्ड प्लान कहते हैं, यह घोषणा थी 3 जून 1947। 3 जून 1947 की ब्रिटिश सरकार ने एक घोषणा की। क्या कहा ब्रिटिश सरकार ने, कहा कि भारत कौन सा क्षेत्र होगा, बहुसंख्यक हिंदू, जहां पर ज्यादा हिंदू रहते हैं वो क्षेत्र इंडिया या भारत कहलाएगा। बहुसंख्यक हिंदू, हिंदुओं वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, भारत या इंडिया कहलाएगा। पाकिस्तान, पाकिस्तान कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, बहुसंख्यक मुसलमान वाला क्षेत्र कौन सा कहलाएगा, पाकिस्तान। तो बहुसंख्यक मुस्लिम क्षेत्र क्या कहलाएगा, तो पाकिस्तान कहलाएगा। जहां पर हिंदू ज्यादा है वो कहलाएगा भारत या इंडिया, और जो मुसलमान जहां पे ज्यादा है वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, वो क्षेत्र कहलाएगा पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान, ये दो ब्रिटिश सरकार की घोषणा। इसके साथ ही एक घोषणा ब्रिटिश सरकार ने और की थी, वो थी रजवाड़े या रियासतें। इनके बारे में ब्रिटिश सरकार ने क्या कहा, इनके बारे में कहा कि ये स्वतंत्र निर्णय ले सकती है, स्वतंत्र निर्णय ले सकती है। ब्रिटिश सरकार रजवाड़ी रियासतें जो ब्रिटिश सरकार के अधीन नहीं थी, जो राजाओं के अधीन थी, उनके शासकों के अधीन थी, ब्रिटिश सरकार ने कहा कि ये स्वतंत्र है। अगर ये चाहे तो भारत में मिल सकते हैं, अगर ये चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकते हैं। अगर ये दोनों ही देशों में ना मिले तो ये एक स्वतंत्र राष्ट्र रूप में आ सकते हैं। ऐसी घोषणा की ब्रिटिश सरकार ने। भारत के सामने रजवाड़े व रियासतों की बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल एक राष्ट्र भक्ति उन्होंने दिखाई थी और रजवाड़ों और रियासतों का जो विलय है वो पूरे भारत में उन्होंने कर दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की गाथाएं इस रजवाड़े और रियासतों से जुड़ी हुई है। कभी फुर्सत में आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल की रियासतें आपको बताऊंगा। कहा जाता है कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश के प्रथम देश के प्रथम प्रधानमंत्री होते तो ना तो आज ये पाकिस्तान होता, ना ये आज बांग्लादेश होता। अपना भारत जो पहले जैसा था वही भारत हमें आज देखने को मिलता। तो रजवाड़ी और रियासतें स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं, यह ब्रिटिश सरकार की घोषणा थी। ब्रिटिश सरकार ने अब भारत को पूरा तोड़ दिया है, भारत को 2 भागों में विभाजित कर दिया है। लेकिन महात्मा गांधी इस घोषणा से काफी नाराज थे।
महात्मा गांधी चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान कभी अलग ना हो, ये एक ही देश भारत के रूप में जाना जाए। अनशन भी गांधी जी ने किया था कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक इस पाकिस्तान का बंटवारा या पाकिस्तान अलग नहीं हो सकता। लेकिन गांधी जी ने अनशन भी की, भूख हड़ताल भी की, लेकिन गांधी जी के इस बात का कोई परिणाम नहीं लिखा और अंततः 14 अगस्त को पाकिस्तान एक नए स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में पनपा। तो इसका आप स्क्रीन छोड़ दें। अब मैं बात करूं कि विभाजन के क्या परिणाम निकले। जब भारत से अलग होकर पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बन चुका था तब उसके परिणाम क्या निकले। तो विभाजन के परिणाम, विभाजन के क्या परिणाम निकले। परिणाम नंबर 1 है मानव इतिहास का सबसे बड़ा स्थानांतरण। मानव इतिहास का सबसे बड़ा स्थानांतरण, यानी माना जाता है कि इस मानव के इतिहास के सबसे बड़े स्थानांतरण में लगभग 80 लाख लोगों ने अपने घर छोड़े थे। लोगों ने अपने घर छोड़े। जहां बहुसंख्यक हिंदू थे और अल्पसंख्यक मुसलमान थे, अल्पसंख्यक मुसलमान पाकिस्तान में मिल गए, और जहां बहुसंख्यक मुसलमान थे और अल्पसंख्यक हिंदू थे वो हिंदू भारत में आकर मिल चुके। 80 लाख लोग हैं वो कभी जो हिंदू है वो भारत में और जो कभी मुसलमान है वो पाकिस्तान में चले गए। मानव इतिहास का सबसे बड़ा स्थानांतरण हमें और कहीं भी इस विश्व में देखने को नहीं मिलता। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद यह सबसे बड़ा स्थानांतरण माना जाता है इस इतिहास का। तो 80 लाख लोगों ने अपने घर छोड़े थे, अपनी जमीनें, अपने घर वहीं छोड़कर एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में जाने लगे। दूसरा कारण इसका क्या था? दूसरा कारण था लाहौर व अमृतसर में सांप्रदायिक दंगे। लाहौर जो पाकिस्तान में आता है और अमृतसर जो पंजाब में, यहां पर सांप्रदायिक धर्म के नाम पर भारत में जो हिंदू, मुसलमान और सिखों के बीच ये दंगे भड़के थे। आपने एक फिल्म जरूर देखी होगी, गद्दर एक प्रेम कथा। उसमें आपको फिल्म के शुरुआत में एक सीन दिखाया गया है, जो ट्रेन पाकिस्तान से आती है, ट्रेन को पूरी तरह जला दिया जाता है, जिसमें जो हिंदू बेटे हैं उन्हें मार दिया जाता है। उस फिल्म में आपको यह सीन दिखाया गया लाहौर व अमृतसर में सांप्रदायिक दंगे। तो विभाजन के परिणाम पर लाहौर व अमृतसर में दंगे होने लगे थे। इसका तीसरा कारण और क्या था? महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार भी इस विभाजन में देखने को मिला। रेप, बलात्कार की घटनाएं विभाजन के बाद हमें देखने को मिली। और क्या कारण है इस विभाजन का? तो धर्म के नाम पर हिंसा, धर्म के नाम पर हिंसा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन्होंने धर्म के नाम पर हिंसा स्टार्ट कर दी। मुसलमानों ने बार बार इन हिंदुओं पर आक्रमण किया और हिंदुओं अत्याचार सहन न करने के कारण इन पर लगातार अटैक किए। तो धर्म के नाम पर ही विभाजन के बाद हिंसा देखने को मिली। और क्या कारण था? शरणार्थियों की समस्या। शरणार्थी जो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं उन्हें शरणार्थी कहा जाता है। उनकी समस्याएं काफी थी। 80 लाख लोग जो अपना घर परिवार छोड़कर एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र के में जा रहे हैं। और क्या थी? संपदा व भूमि का बंटवारा। जब पाकिस्तान इस भारत देश से अलग हुआ तो भारत से काफी रुपए लेकर ही पाकिस्तान एक नए राष्ट्र के रूप में उभरा था। बात अगर वर्तमान की करें तो पाकिस्तान ये बात भूल चुका है कि भारत से ही ये अलग हुए, लेकिन आप पाकिस्तान ये बात मानती नहीं है कि हम भारत से
अलग हुई हैं। विभाजन के परिणाम में कश्मीर एक समस्या थी। कश्मीर को इस विभाजन का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। कश्मीर जो पाकिस्तान अपना मानता है, कश्मीर इस विभाजन का यह प्रमुख कारण था। तो विभाजन के परिणाम क्या हुए? जब भारत से अलग होकर पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरा तो क्या क्या परिणाम निकले? तो मानव इतिहास का सबसे बड़ा स्थानांतरण, मानव इतिहास का सबसे बड़ा स्थानांतरण। लाहौर व अमृतसर में सांप्रदायिक दंगे होने लगे, महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किए जाने लगा, धर्म के नाम पर हिंसा, शरणार्थियों की समस्या और संपदा और भूमि का बंटवारा भी इस विभाजन में किया गया। तो ये थे विभाजन के परिणाम। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं बात करता हूं रजवाड़ों की। अगर हम भारत की बात करें तो भारत पहले अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। दक्षिण में बात करें तो श्रीलंका तक पहले भारत फैला हुआ था। अब वर्तमान में हमें ऐसा भारत नहीं देखने को मिलता। अफगानिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र है। उसके बाद पाकिस्तान, उधर बांग्लादेश, म्यांमार, ये भी कभी भारत के हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन आज ये अलग देश के रूप में जाने जाते हैं। अब है रजवाड़ों का विलय। यह रजवाड़ों की चुनौती, रजवाड़ों की एक चुनौती। रजवाड़ों की भी एक चुनौती हमारे सामने आती है। इस रजवाड़ों की चुनौती में मैं बात करता हूं सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्या है ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन? जो रियासतें ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्र कर दी थी, उनको भारत संघ में शामिल करने के लिए एक विलय पत्र था। मानो उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे कि आप भारत में शामिल हैं। तो क्या था? स्वतंत्र रजवाड़े, स्वतंत्र रियासतें जो भारत संघ में शामिल होकर होने पर विलय पत्र हस्ताक्षर करें। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था? कि वो रियासतें जो भारत संघ में शामिल होने पर एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर करेगी, यानी एक कागज पर हस्ताक्षर करेगी। इस रजवाड़ों की चुनौती में हैदराबाद, मणिपुर, गोवा, पणजी, जूनागढ़ ने काफी भारत के सामने एक चुनौती प्रकट की थी। जब ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि जो रियासतें और रजवाड़े हैं वो स्वतंत्र निर्णय ले सकती है, तो रजवाड़ों और रियासतों ने अपने आप को स्वतंत्र मान लिया। इसमें एक सबसे बड़ी चुनौती थी हैदराबाद का विलय। लेकिन रजवाड़ों के विलय में सबसे अहम भूमिका निभाई थी भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रजवाड़ों या भारत के विलय में जो हैदराबाद, जूनागढ़, मणिपुर का जो विलय है उसमें अहम भूमिका निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं हैदराबाद का विलय। हैदराबाद का विलय महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जो वर्तमान में है वहां तक पहले हैदराबाद का क्षेत्र फैला हुआ था। हैदराबाद के शासक ने घोषणा कर दी कि हम स्वतंत्र रहेंगे, स्वतंत्र रहने की इच्छा जाएगी, स्वतंत्र रहने की इच्छा जाएगी, स्वतंत्र रहने की इच्छा जाएगी। हैदराबाद के शासक को निजाम कहा जाता था। शासक को क्या कहा जाता था? निजाम। उस समय हैदराबाद का निजाम था उस्मान अली खान। निजाम का नाम था उस्मान अली खान। अली खान ने हैदराबाद को एक स्वतंत्र राष्ट्र रखने की घोषणा कर दी। भारत के नक्शे में देखेंगे तो हैदराबाद एक मिड में दिखाई देता है। भारत के बीच में एक स्वतंत्र राष्ट्र भारत या सरदार वल्लभ भाई पटेल कैसे रहने देते? इसमें क्या भूमिका थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की?
तो हैदराबाद के शासक ने निजाम ने हैदराबाद को स्वतंत्र राष्ट्र रखने की घोषणा कर दी। भारत सरकार को जब पता चला इस बात का, तो भारत सरकार ने काफी लचीलापन भी अपनाया था। भारत सरकार ने कहा कि अगर आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो हम आपको जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, आप स्वतंत्र रह सकते हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। भारत सरकार ने कुछ शर्तें रखी। क्या शर्तें रखी? भारत सरकार ने कहा कि हैदराबाद में जो भी कार्य होगा वो जनहित में होगा। क्या होगा? हर कार्य जनहित में होगा, यानी जनता की भलाई के लिए हर कार्य होगा। आप कोई भी तानाशाही काम इस हैदराबाद में नहीं कर सकते। लेकिन कुछ समय बाद ही यह जनहित में कार्य नहीं होने लगा, लोगों पर अत्याचार होने लगे। तेलंगाना जो एक वर्तमान में एक राज्य है, 2014 में बना था, वहां पर क्या हुआ? वहां पर किसानों व मजदूरों ने हैदराबाद कांग्रेस व कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर आंदोलन छेड़ा। क्यों छेड़ा यह आंदोलन? क्योंकि हैदराबाद में जो गैर मुसलमान थे उन पर अत्याचार होने लगे। हिंदू, सिख, ईसाई जो भी अन्य धर्म के लोग थे, मुसलमान को छोड़कर उन पर क्या होने लगे? अत्याचार होने लगे। तभी किसानों व मजदूरों ने हैदराबाद कांग्रेस व कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर तेलंगाना में एक आंदोलन छेड़ दिया। तो इसका आप पहले से छोड़ दें। अब मैं बात हैदराबाद की कर रहा हूं। रजवाड़ों की चुनौती में हैदराबाद प्रमुख चुनौती थी। तो हैदराबाद का विलय, हैदराबाद के निजाम ने स्वतंत्र राष्ट्र रहने की घोषणा कर दी। भारत सरकार ने भी कहा कि आप स्वतंत्र रह सकते हैं, लेकिन हमारे शर्तें हैं कि हर कार्य आप जनता की भलाई में करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। किसानों और मजदूरों ने हैदराबाद कांग्रेस व कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर एक आंदोलन छेड़ दिया। क्यों? कि वहां पर गैर मुसलमानों पर अत्याचार होने लगे। गैर मुसलमानों पर अत्याचार होने लगे। इस आंदोलन को कुचलने के लिए निजाम ने एक रजाकारों की टुकड़ी हैदराबाद में भेजी या तेलंगाना में भेजी। निजाम ने एक टुकड़ी रजाकारों क्या होता है? अर्धसैनिक बल, जो पूरी तरह से सैनिक नहीं होते हैं। आड़ू, देसी भाषा में बात की जाए तो आड़ू, यानी अर्धसैनिक बल को भेजा। जब भारत सरकार को इस बात का पता चला तो भारत सरकार ने रजाकारों के विरुद्ध सेना भेजी। भारत सरकार ने रजाकारों के विरुद्ध सेना भेजी। रजाकारों के विरुद्ध क्या भेजी? सेना भेजी। इन सैनिकों को वहां पर मारा गया। निजाम को अब पता चला कि अब हम स्वतंत्र नहीं रह सकते, तो निजाम ने सितंबर 1948 में आत्मसमर्पण कर दिया। निजाम के आत्मसमर्पण के साथ ही हैदराबाद का विलय भारत में हो चुका था। तो हैदराबाद का विलय एक प्रमुख चुनौती थी। मैं आपको बता चुका हूं कि हैदराबाद का विलय कैसे हुआ। हैदराबाद के शासक निजाम ने स्वतंत्र रहने की घोषणा की। शासक थे निजाम उस्मान अली खां। भारत सरकार ने शर्तें रखी कि आप जो भी कार्य करेंगे वो जनहित में करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। किसानों और मजदूरों ने हैदराबाद कांग्रेस व कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर आंदोलन छेड़ दिया। इस आंदोलन को कुचलने के लिए निजाम ने रजाकार, जिसे अर्धसैनिक बल कहा जाता है, उनको टुकड़ी भेजी। जब भारत सरकार को इस बात का पता चला तो एक सेना भेजी रजाकारों के विरुद्ध, और सितंबर 1948 में निजाम ने आत्मसमर्पण
कर दिया और हैदराबाद का विलय का हो गया भारत में, और उसी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में निजाम के हस्ताक्षर हो गए। तो हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ? तो सितंबर 1948 में। रजाकार याद रखना, रजाकार क्या होता है? अर्धसैनिक बल। शासक कौन थे? तो निजाम उस्मान अली खान। क्या अली खान ने क्या घोषणा की? स्वतंत्र रहने की इच्छा जाहिर की, और शर्तें क्या थी? हर कार्य जनहित में होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, चैलेंज ऑफ नेशनल बिल्ड का आधा पार्ट हम हैदराबाद के विलय तक पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम मणिपुर का विलय, जूनागढ़ की विलय और राज्य पुनर्गठन आयोग और नए राज्य जैसे आंध्र प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड कैसे बने, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज मैंने आपको बता दिया है, सबसे पहले मैंने शुरुआत की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक भाषण, भाग्यवधु से प्रतिशत, भाग्यवधु से चिर प्रतिशत भेंट, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 व 15 अगस्त की मध्यरात्रि को संविधान सभा के समक्ष एक भाषण दिया। उन्होंने चुनौतियां बताई कि चुनौतियां क्या है। चुनौतियां थी विविधता में एकता स्थापित करना, लोकतंत्र स्थापित करना और विकास। उसके बाद विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। विभाजन और विस्थापन में पुनर्वास में द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की, जो जिन्ना ने दिया था, मुस्लिम लीग से संबंधित थे जिन्ना, 1940 में ट्रांची अधिवेशन में। उन्होंने कहा कि जहां बहुसंख्यक मुसलमान हैं वो क्षेत्र पाकिस्तान के नाम से जाना जाएगा। विभाजन की प्रक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने 3 जून 1947 को घोषणा की, जिन्हें हम 3 जून की योजना या डिकबर्ट प्लान के नाम से जानते हैं। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि जहां बहुसंख्यक हिंदू है वो क्षेत्र भारत या इंडिया कहलाएगा, और जो क्षेत्र बहुसंख्यक मुसलमान है वो पाकिस्तान कहलाएगा। रजवाड़े और रियासतें थी, उन्हें स्वतंत्र रहने की घोषणा कर दी। उसके बाद पाकिस्तान का विभाजन हो गया, और विभाजन के क्या क्या परिणाम निकले। मानव इतिहास का सबसे बड़ा हस्तांतरण, लाहौर और अमृतसर में दंगे, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, धर्म के नाम पर हिंसा हुई। उसके बाद मैंने बात की रजवाड़ों की। तो रजवाड़ों में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाए जाते थे। उसमें सबसे प्रमुख चुनौती थी हैदराबाद। क्या चुनौती थी? हैदराबाद। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ ने भारत को एक कर देंगे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उस समय रियासतें कितनी थी? तो 562 रियासतें थी। हैदराबाद का विलय कैसे हुआ? तो सितंबर 1948 में निजाम के आत्मसमर्पण के साथ ही हैदराबाद का विलय भारत में हो चुका था। तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। आगे की जानकारी मैं अगली वीडियो में आपको दूंगा। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में शेयर करें। आपको क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।